फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को जैसे एंजॉय कर रहे हो। आज की मेरी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ। बने रहें सार्थक स्टोरी एफएम। अब तक हमने सुना इस जंगल को, इन मासूम जानवरों को और मेरे बच्चों को खतरे में डाला है। उसने अचानक ब्रेक मारा, गाड़ी एक सुनसान जगह पर रुक गई। कुछ पल वहीं बैठा रहा, भारी सांसें बंद मुट्ठी। फिर उसने धीरे से आंखें बंद की और जैसे खोली उसने आप गुस्से के साथ एक फैसला लिया। ये और कोई नहीं बल्कि किंग था। अब ये खेल खत्म होगा, या तो वो बचेगा या मैं। अपने आदमी को कॉल लगाया। सुनो, आज से हर रास्ते पर नजर रखो, हर कदम पर, और अगर कोई भी ऐसी चीज तुम्हें दिखे तो तुरंत मुझे बताओ। अब कोई गलती नहीं होगी। कॉल कट गई थी। किंग ने एक बार फिर गाड़ी को स्टार्ट किया। इस बार उसका रास्ता साफ था और उसका मकसद भी। महल से दूर जाते हुए उसकी आंखों में बस एक ही चेहरा था, मास्टरमाइंड। तुमने, उसने धीरे से कहा, गलत इंसान से टकरा लिए हो। दूर आसमान में सुबह की हल्की लालिमा फैलने लगी थी, लेकिन टापू टापू पर अब भी नई जंग शुरू हो चुकी थी। एक तरफ मास्टरमाइंड था तो दूसरी तरफ बूढ़ा किंग, और बीच में अलेक्जेंडर, आर्यन, रिया और खतरनाक अजगर, जो अब सिर्फ एक जानवर नहीं रहा था, एक हथियार बन चुका था। आगे सुबह की हल्की धूप मरवा उसके गार्डन में फैल चुकी थी। हवा में ताजगी थी, लेकिन घर के अंदर अब भी पीछे रात की खामोशी और अनकहे सवाल तैर रहे थे। तभी सीढ़ियों से उतरती हुई अनिका जैसे नीचे आई, उसकी नजर सीधे ही बच्चों पर पड़ी। आर्यन, रिया और अलेक्जेंडर तीनों उसे देखते ही दौड़ पड़ी मुंह, और अगले ही पल अनिका घुटनों के बल बैठ गई, उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। वो पल जैसे सब कुछ भुला देने वाला था। बच्चों की मासूम हंसी, उसके छोटे छोटे हाथ, और अनिका उनके सिर पर बार बार प्यार से हाथ फेर रही थी, क्योंकि अनिका ने जो प्लान अब बनाया था, अनिका उस पर पूरी तरह से काबू पाना चाहती थी। रिया आगे बढ़कर उसके गाल पर किस करने लगी। आर्यन, अलेक्जेंडर दोनों उसी मासूमियत से रिया से पूछ बैठे, माँ, आप रिया से ही प्यार करोगी या हमारा भी नंबर आएगा? रिया दोनों भाइयों की तरफ तीखी नजरों से देखने लगी और झट से अपनी मोम को जोर से हक कर लिया। एक पल के लिए अनिका रुक जाती है, लेकिन अगले ही पल खुद को संभाल कर मुस्कुराती है। बेटा, मैं हॉस्पिटल में थी, एक बहू थी, क्रिटिकल ऑपरेशन था, ऐसा केस में मुझे जानना पड़ा था, इसलिए मैं तुम लोगों को टाइम नहीं दे पा रही हूँ आज। आई एम सो सॉरी। उसकी आवाज में हल्की सी नरमी सच्चाई जैसे आसपास फैल चुकी थी, जिसे सुनकर तीनों बच्चे तुरंत मुस्कुरा उठे। कोई बात नहीं मोम, अब आप हमारे साथ रहोगी ना? अनिका ने उन्हें और कसकर गले लगा लिया। अब मेरा सारा समय सिर्फ तुम तीनों और इस परिवार के लिए ही है, क्योंकि मेरा काम हो चुका है। पास खड़ी दादी माँ ये सब सुन रही थी। उनके चेहरे पर अब सख्तपन धीरे धीरे पिघलने लगा था। उनके मन में एक कसक उठी थी। मैंने बिना जाने बिना समझे अनिका को कितना कुछ सुना दिया। उनकी आंखों में हल्का सा पछतावा उभर आया था, क्योंकि रोहित के जाने का दुख उन्हें भी था। वो नहीं चाहती थी कि अनिका की लापरवाही की वजह से अनिका के तीनों बच्चे माँ बाप के प्यार के बिना रहे। गुस्सा लगभग शांत हो चुका था, लेकिन ठीक उसी पल पीछे से देविका की नजर दादी माँ के बदलते हुए चेहरे हाव भाव पर पड़ चुकी थी। उनके हल्का सा कदम आगे बढ़ाया। आवाज धीमी थी, लेकिन शब्द सीधे दिल से उतरने वाले थे। ठीक है, मान लेते हैं कि अनिका हॉस्पिटल गई थी। सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ जाती हैं। देविका ने धीरे से मुस्कुराते हुए आगे कहा, लेकिन कब गई थी, किस समय गई थी? कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया था। हम में से तो किसी को नहीं पता, या शायद किसी गार्ड को पता हो। उसने बात को और गहराई के साथ बदलते हुए कहते हुए आगे की तरफ अपनी बात को जारी रखा। चोरी छुपके कहीं भी चली जाती है और फिर बहाना बना देती है। अनिका की पकड़ बच्चों पर थोड़ी सी कस गई थी, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। देविका अब सीधे दादी माँ की तरफ मुड़ी, और सोचिए दादी माँ, उसकी आवाज अब और भी धीमी हो गई थी। रोहित के जाने के बाद अगर ये किसी और से मिलने गई हो तो हॉस्पिटल का बहाना बना रही होगी, शायद।
ये सब जैसे हवा में जहर घोलने का काम कर रहे थे। दादी माँ का चेहरा जो अभी कुछ पल के लिए नरम हुआ था, फिर से सख्त हो चुका था। उनके फेस एक्सप्रेशन, आईब्रो एक्सप्रेशन सब कुछ बदल चुके थे। बिल्कुल वैसे ही हो गए थे मानो वो कठपुतली का कोई गुड़िया हो और जिसे देविका जैसा चाहे वैसे एक्सप्रेशन करने के लिए अपनी उंगलियों के इशारे से नचा रही हो। आशा मारवा ने तुरंत कहा, देविका क्या बोल रही हो तुम? लेकिन देविका पीछे हटने वालों में से नहीं थी। मैं बस सच जानना चाहती हूँ, उसने सीधे ही अनिका की तरफ देखते हुए कहा। बताओ, क्या ये सच नहीं हो सकता? पूरा माहौल भारी हो चुका था। बच्चे अब चुप हो चुके थे, अपनी माँ को देख रहे थे। अनिका धीरे धीरे खड़ी हुई, बच्चों को अपने पीछे कर लिया, सीधी देविका की आंखों में आंखें डालकर। उसकी आवाज इस बार बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसी ठंडक थी जो किसी तूफान से कम नहीं थी। आपको हर बात का जवाब चाहिए ना? कुछ पल की खामोशी मिल जाएगा, उसने दादी माँ की तरफ मुड़कर कहा, लेकिन सही समय पर। फिर वापस देविका की तरफ देखा और जहां तक करेक्टर की बात, एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आई। वो हर किसी के बस की बात नहीं होती समझने की। देविका पहली बार एक पल के लिए झुक और चुप हो गई। अनिका ने बच्चों का हाथ पकड़ा और बिना पीछे देखे ही वहां से चली गई। पीछे खड़ी दादी माँ गहरे सोच में डूब चुकी थी। आशा मारवा की आंखों में चिंता थी और देविका उसके चेहरे पर फिर वही हल्की मुस्कान लौट आई थी, क्योंकि उसने एक बार फिर शक का बीज बो दिया था। लेकिन उससे ये अंदाजा नहीं था कि इस बार अनिका सिर्फ जवाब नहीं देगी, बल्कि पूरा खेल बदलने की ताकत भी रखती है। जहाँ देविका ने अपना काम पूरा कर दिया था, लेकिन उसे क्या पता था जिसे वो कमजोर समझ रही है, अंदर ही अंदर सब सुन चुकी है और सब प्लान बना चुकी। अनिका ने एक शब्द सुन लिया था। वो चुप खड़ी थी, बिल्कुल शांत, लेकिन उसकी आंखों में जो था वो खामोशी नहीं, गुस्सा था, ना नफरत थी, और उससे भी ज्यादा एक फैसला जो उसने अपने मन में कर लिया था। थोड़ी दूर पर खड़ी स्वाति सब कुछ सुन चुकी थी। उसने अपनी मुठियां हल्के से बींच ली, क्योंकि इतनी कड़वी बातें अपनी बेटी के लिए एक माँ का सुनना काफी मुश्किल भरा होता है। ये औरत हद पार कर रही है, लेकिन उसने खुद को रोका, क्योंकि अभी सही समय नहीं था। तभी दादी माँ की भारी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी थी, अनिका! सबकी नजरें उसकी तरफ उठ गई। अनिका धीरे से उनकी तरफ पीछे मुड़ी। जी दादी माँ। दादी माँ ने अब पूरी तरह से सख्त हो चुकी थी। आज से घर, बच्चे, ऑफिस सब तुम संभालोगी। एक पल के लिए पूरा माहौल जम गया था। सुबह से ये तुम्हारा। दादी माँ अपनी बात को कहकर चुप हो गई। सभी दादी माँ की तरफ देख रहे थे, क्योंकि दादी माँ की आवाज में एक तंज था जो काफी खुला हुआ लग रहा था। माहौल को और भी परेशान नुमा बना रहा था, क्योंकि सभी को पता था दादी माँ और कुछ भी कहना चाहती है। फिर से दादी माँ अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, अनिका, सुबह से ही तुम्हारी रूटीन शुरू हो जाएगी। वर्कआउट, बच्चों को स्कूल छोड़ना और तुम्हें वापस लाना, ये काम प्रीति का होगा। उन्होंने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, लेकिन मेरे बेटे रोहित का ऑफिस, उसकी जिम्मेदारी, सब कुछ तुम्हें सौंप रही हूँ। अब तुम्हारे कंधों पर है। अनिका बस सुन रही थी, बिना कुछ कहे, बिना कुछ देखे। दादी माँ आगे बोली, और ध्यान रहे, मुझे एक भी गलती बर्दाश्त नहीं होगी अनिका। कंपनी पहले से ही काफी नुकसान में जा चुकी है जब से मेरा रोहित गया है। मैं नहीं चाहती कि आगे भी ऐसे ही जाए। कल से ही तुम ज्वाइन करोगी और एक लिस्ट बना दी गई है जो तुम्हारा हेल्प भी करेंगे और तुम्हारी सारी चीज़ों पर ऑब्जर्वेशन भी करेंगे। ये लाइन बड़े ही आराम से कही थी। हर प्रोजेक्ट, हर डील रोहित के सिग्नेचर पर चलता है और अब वो सिग्नेचर तुम्हें बनाना होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया था। कई ड्राइवर्स, कई वर्क थोड़ी मिलाई से भटक गई। स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। देविका अपनी बात कहकर हल्की सी मुस्कान के साथ हट गई थी, जैसे उसने अपना काम पूरा कर दिया हो। लेकिन उसे क्या पता था, जिसे वो कमजोर समझ रही है वो अंदर ही अंदर सब सुन चुकी है। अनिका ने एक एक शब्द सुन लिया था। वो चुप खड़ी थी, बिल्कुल शांत, लेकिन उसकी आंखों में जो था वो खामोशी नहीं, गुस्सा था, नफरत थी, और उससे भी ज्यादा एक फैसला था जो अनिका ने अपने मन में पूरी तरह से बना लिया था। थोड़ी दूर खड़ी स्वाति सब कुछ सुन चुकी थी। उसने अपनी मुठियां हल्के से खींच ली,
ये औरत हद पार कर रही है, लेकिन उसने खुद को रोका क्योंकि अभी सही वक्त नहीं था। तभी दादी माँ की भारी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी थी, अनिका। सबकी नजरें उसकी तरफ उठ गई थी। अनिका ने धीरे से उसकी तरफ मुड़ी और दादी माँ पूरी तरह से सख्त हो चुकी थी। आज से घर, बच्चे, ऑफिस सब तुम संभालोगी। एक पल के लिए पूरा माहौल जम गया था। सुबह ही तुम्हारा रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। वर्कआउट, बच्चों को स्कूल छोड़ना और उन्हें वापस लाना, ये काम तुम करोगी। उन्होंने एक शब्द पर जोर दिया, लेकिन मेरे बेटे रोहित का ऑफिस, उसकी जिम्मेदारी का भार भी तुम्हें ही सौंप रही हूँ। अब तुम्हारे कंधों पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। रोहित और तुम्हारी दोनों के मिलाकर सभी जिम्मेदारियां तुम्हें सौंप रही हूँ। अनिका बस सुनती जा रही थी, बिना कुछ कहे, मानो ये सब वो पहले से ही जानती हो। इतनी आराम से सुनते देख एक पल के लिए अब देविका पूरी तरह से क्रोधित हो गई। जब ऑफिस का नाम आया, उसे लगा था कि शायद ऑफिस की जिम्मेदारी दादी माँ रोहन के कंधों पर डाल देंगी, जिस कारण से रोहन सारी चीजें देख रेख रोहन के अंडर आ जाएंगी और उसके बिना मारवा ऑफ इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ पाएगी, जिस वजह से परमानेंटली देविका को यहीं पर रहना होगा। लेकिन एक साथ उसके मन में काफ़ी बातें चल रही थी। दादी माँ आगे बोली, और ध्यान रही, मुझे एक भी गलती बर्दाश्त नहीं होगी अनिका। अनिका की तरफ उंगली करते हुए दादी माँ ने सख्त लफ्जों में कहा था, क्योंकि देविका की बातें उसे भले ही अच्छी लगती थी, लेकिन दूसरे ही पल अनिका और रोहित का प्यार और बच्चों की मासूमियत उन सब से ऊपर थी। कंपनी पहले से ही काफ़ी नुकसान उठा चुकी थी, वहीं कई मेंबर तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे वहाँ पर, इसलिए मैंने सारी चीज़ों के इंतजाम कर दिए गए। ये जानबूझकर दादी माँ कर रही थी, शायद इसलिए कि वह रोहित के नाम और उसकी कंपनी को ऐसे डूबते हुए नहीं देख सकती थी, क्योंकि अगर ये सब जिम्मेदारी रोहित के बाद अगर रोहन को देनी होती तो कब की दादी माँ देख चुकी होती। लेकिन दादी माँ नहीं चाहती थी कि उसके पोते ने जो इतना नाम पाया है वो पल भर में किसी और को दे दे। तभी दादी माँ ने अपने शब्द धीमे और तीखे करते हुए कहा, सभी बात ध्यान से सुनो। अनिका की कोई हेल्प नहीं करेगा, अगर कोई करेगा तो उसे पहले मुझसे परमिशन लेनी होगी। अगर तुमने ये जिम्मेदारी अच्छे से नहीं संभाली अनिका, तो मारवा ग्रुप डूब सकता है। ये सिर्फ आदेश नहीं है, ये तुम्हारी एक परीक्षा भी है जो अब तुम्हें पार करनी होगी। कुछ पल की खामोशी के बाद अनिका ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में अब पहले जैसे ही नहीं थी, अब उसमें कमजोरी नहीं थी, सिर्फ आत्मविश्वास था। ठीक है दादी माँ, उसने शांत आवाज में कहा, मैं सब संभाल लूंगी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देविका ये सुनकर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे पता था अनिका भी एक नॉर्मल इंसान है, वो भी एक वूमेन है। परिवार के साथ बच्चों की देखरेख, बच्चों का समय रूटीन एंड प्लस ऑफिस और ऊपर से उसकी प्यारी नींद, इन सब के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर होगी। उसे पता था। ये सब सोचकर ही देविका के फेस पर स्माइल आ रही थी। लेकिन जिस लड़की को वो मामूली एक वूमेन समझ रही थी, उसे नहीं पता था कि वह इस कहानी की सबसे बड़ी योद्धा है। बस यही तो चाहिए था, उसने मन ही मन सोचा। आप देखती हूँ कैसे संभालती हो सब। लेकिन उसे नहीं पता था अनिका सिर्फ जिम्मेदारियां नहीं रही, वह खेल अपने हाथ में ले चुकी है। क्योंकि अनिका के हाथों में सिर्फ परिवार रोहित का ऑफिस नहीं था, बल्कि कबीला, रोहित और साथ में उसके बच्चे उस टापू पर, उन सब की जिम्मेदारियां फिलहाल अनिका के कंधों पर आ चुकी थी। मुझे सब बैलेंस करना होगा। वह अपने कमरे में पहुंच जाती, दरवाजा बंद करती है और तुरंत अपना लैपटॉप खोल देती है। स्क्रीन को ऑन करती है। मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के साथ अनिका ने अपने लैपटॉप को अपने पैरों पर रख लिया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलने लगी थी। अब गेम शुरू होता है, उसने धीरे से खुद से कहा। देविका, तुम्हें जो चाल चली है, अब उसका जवाब तुम्हें मिलेगा। और इसी स्क्रीन पर हिडन फाइल फ्लैश होने लगी, जिसे देखकर अनिका की आंखें सिकुड़ गई थी। ये चल रहा है ऑफिस में। उसने होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। इंटरेस्टिंग। वहीं दूसरे पर मारवा हाउस का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका था। सुबह की हल्की हलचल के पीछे एक भारी तनाव छुपा हुआ था। दादी माँ के शब्द अब हवा में गूंज रहे थे। कंपनी का गिरता हुआ शेयर, मार्केट रुके हुए पेमेंट, नाराज वर्कर और हर बात जैसे अनिका के कंधों पर एक नई जिम्मेदारी बनकर बैठ चुकी थी।
अनिका अपने कमरे में बैठी खिड़की के बाहर देख रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसके दिमाग में सिर्फ एक नंबर, डील्स और सिस्टम की गड़बड़ी घूम रही थी। उधर नीचे हॉल में दादी माँ अकेली बैठी थी। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि चिंता थी। मैंने क्या कर दिया? उसने मन ही मन बार बार यही बात चल रही थी। जब रोहित गया था तब भी अनिका ने कंपनी संभाली थी। उन्हें वो समय साफ याद आ रहा था। फ्लैशबैक। रोहित के अचानक गायब होने के बाद पूरा मारवा ग्रुप ऑफ हिल गया था। शेयर मार्केट गिरने लगे थे, इन्वेस्टर पीछे हटने लगे थे। तब अनिका आगे आई थी, बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ, बिना किसी सपोर्ट के। लेकिन उसने नंबर्स को समझा, मार्केट को पढ़ा और एक एक करके हर डिसीजन अच्छे से किए और कंपनी को वापस से ऊपर उठाया। कुछ ही हफ्तों में गिरता हुआ ग्रुप सीधा ऊपर उठने लगा था। वहीं गोल्ड मैनेजमेंट में प्रॉफिट होने लगा था और मारवा ग्रुप फिर से स्टेबल हो गया था। दादी माँ को धीरे धीरे करके सारी बातें याद आने लगी थी। शायद ये दौर भी वही कुछ ऐसा ही। फिर से परिस्थितियां बदल चुकी थी, समय बदल चुका था, लेकिन दौर वही था। उसी दिन दादी माँ को पहली बार यकीन हुआ था कि ये लड़की रोहित की जगह ले सकती है। वहीं धीरे धीरे करके दादी माँ का फ्लैशबैक खत्म होता है। दादी माँ गहरी सांस ली। और इसलिए मैंने हंस राज को बुलाया था। उनकी आंखों में यह पछतावा साफ था। उसे चेयरमैन बनाने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि अनिका की मदद करने के लिए बुलाया। लेकिन उसकी मुठिया बीच गई। उसने बात को गलत समझ लिया। उन्हें अब समझ आ रहा था कि हंसराज मारवा पावर के लालच में अब बिल्ड हो चुका है। वह पूरी कंपनी को गलत दिशा में लेकर जा रहा है। उसके रोहित, उसके बच्चे ने इतनी मुश्किलों के साथ अपना बचपन खोकर इस कंपनी को आगे बढ़ाया। लेकिन आज दादी माँ की वजह से हंसराज को बुलाया गया और उसी की गलती के साथ आज फिर से मारवा ग्रुप का ग्राफ नीचे जाने लगा है। उसी बेचैनी में उन्हें पिछली रात की बातें भी याद आने लगी। फ्लैशबैक। रात का समय। मारवा हाउस के पीछे का हिस्सा हल्के से अंधेरे में डूबा हुआ था। दरवाजा धीरे से खुला। चिराग मेहता अंदर आया। उसका चेहरा गंभीर था। आंखों में अब इमरजेंसी साफ दिखाई दे रही थी। अनिका मैम, उसने धीमी से आवाज दी। अनिका तुरंत सामने आई। क्या हुआ चिराग? चिराग ने चारों तरफ देखा। ये बात यहाँ सेफ नहीं है मैडम। दोनों जल्दी से एक साइड रूम में चले गए। दरवाजा बंद हुआ। चिराग ने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा, कंपनी में बहुत बड़ा खेल चल रहा है मैडम। अनिका की आंखें सिकुड़ गई। किस तरह सा खेल? फेक अप्रूवमेंट का, गलत प्रोजेक्ट का और फंड का। एक एक करके सारी बातें चिराग मेहता अनिका को बताने लगा। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या? अनिका की आवाज धीमी थी लेकिन खतरनाक थी। चिराग ने आगे कहा, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे पास किए जा रहे हैं जो एक्चुअली एग्जिट ही नहीं करते और पेमेंट्स सीधा ही ट्रांसफर की जा रही हैं, अननोन अकाउंट में जा रही है। अनिका का दिमाग तेजी से काम करने लगा था। कौन कर रहा है ये सब अनिका के शब्द जैसे एक पत्थर की लकीर की तरह उभर रहे थे। चिराग ने सीधे जवाब नहीं दिया। प्रूफ अभी पूरा नहीं हुआ मैडम, लेकिन इट्स हिट सेम सब ट्रैक हो रहा है। मिस्टर एक्स ऑलरेडी सिस्टम में एंट्री हो चुकी है। अनिका हल्का सा मुस्कुराई। मिस्टर एक्स मतलब मैं सही समय पर वापस आई हूँ। चिराग ने गंभीर होकर कहा, मैम अगर मैं कंट्रोल नहीं कर पाता तो शायद मारवा ग्रुप डूब सकता था। वही फ्लैशबैक खत्म होता है। अनिका ने लैपटॉप स्क्रीन पर नजरें गड़ा दी थी। हर फाइल, हर ट्रांसैक्शन, सारी चीजें बारीकी से देख रही थी। अब सब कुछ क्लियर हो चुका था। फेक डील्स, फेक पेमेंट, मार्केट, सब कुछ फेक था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। तो ये गेम चल रहा है इन सब का, यहाँ आने का। शायद दांतों तले उंगली दबाने जैसा कुछ हो रहा है यहाँ पर। उसने धीरे से खुद से कहा, देविका, हंसराज, तुम दोनों ने मिलकर बहुत बड़ा चाल बुना है, लेकिन ये चाल तुम्हें ही फंसाएगा। उसने तुरंत आप सिक्योर फाइल ओपन की, हिडन एक्सेस एक्टिव किया। अब पहला वार मेरा होगा। उसकी आंखों में अब वही चमक थी जो हमेशा अनिका की आंखों में आती है, जो पहले भी मारवा ग्रुप को बचा चुकी है। लेकिन इस बार वो सिर्फ कंपनी नहीं बचाएगी, वो हर दुश्मन को बेनकाब करने की पूरी तैयारी कर चुकी थी, क्योंकि
अनिका इन सब क्लेशों से काफ़ी परेशान हो चुकी थी, इसलिए फिर से अपने घर को, परिवार को शांत रखना चाहती थी। वहीं धीरे धीरे करके अब रात हो जाती है। रात का समय मारवा हाउस बाहर से जितना शांत दिख रहा था, अंदर उतना ही बेचैन था। दरवाजा धीरे से खुला। चिराग मेहता तेज कदमों से अंदर आए। उसके चेहरे पर घबराहट साफ थी, जैसे हर सेकंड उसके लिए भारी हो चुका हो। बिना रुके सीढ़ियों की तरफ बढ़ चुके। मुझे अनिका मैडम से तुरंत मिला है, क्योंकि अनिका ने अपना काम कर दिया था। उसे ये भी पता था कि आखिर चिराग अगर अब भी ऑफिस या अब भी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं तो वो तुरंत आएंगे। उसके कदम जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ रहे थे। वहीं अनिका के दरवाजे पर किसी के टकटक होने की खटखटाहट हुई। उसने दरवाजा खटखटाते हुए देखा और बिना सोचे समझे कहा, कम इन। उसने धीरे से हैंडल घुमाया और अंदर से दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। चिराग मेहता अंदर आए। सब कुछ अपनी जगह पर, लेकिन अनिका नहीं थी वहां पर। चिराग के माथे पर पसीना आ गया। मैडम कहाँ हैं? उसने तुरंत सोचा, शायद बच्चों के कमरे में होगी। वो हल्की जल्दी से वहां पर पहुंचा, लेकिन वहां पर भी अनिका नहीं थी। अब उसकी बेचैनी बढ़ चुकी थी। इतनी रात हो चुकी है, लेकिन मैडम कहाँ हैं? उसी वक्त नीचे हॉल में चीफ सर्वेंट मालती दादी माँ के पास पहुंची। दादी माँ, चिराग सर आए हैं, अनिका मैडम से मिलना चाहते हैं। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, उन्हें पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। वो सीधा ही अनिका मैडम के कमरे में जा चुकी है। दादी माँ का चेहरा एकदम से गंभीर हो गया। लेकिन अनिका को तो घर ही नहीं है। उनकी आवाज में हल्की सी चिंता आ गई। मालती, चिराग को मेरे कमरे में भेजो और तुम लीला के साथ जाओ। मालती से सिर हिलाया, वहां से चली गई। कुछ ही पलों बाद चिराग दादी माँ के कमरे में आ चुके थे। उसने दरवाजा खटखटाया। आ जाओ चिराग, अंदर से आवाज आई। चिराग अंदर आया, झुककर दादी माँ के पैर छुए। रात काफी हो चुकी थी, सभी के कमरे शांत थे। दादी माँ को नमस्ते किया। चिराग को साथ में दादी माँ ने हाथ के इशारे से बैठने का इशारा किया। दादी माँ ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, खुश रहो बेटा। उन्होंने उसे गौर से देखा। क्या बात है चिराग, इतनी रात को घर आना पड़ा? अनिका से मिलना था क्या? कुछ पल रुकी। ऑफिस में सब ठीक है ना? चिराग चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों के नीचे झुकी हुई थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, क्या बताऊं, कितना बताऊं? दादी माँ ने तुरंत नोटिस किया, ये कुछ छुपा रहा है। उनकी आवाज थोड़ी सख्त हुई। चिराग, जो भी बात है साफ साफ बताओ, मुझे कुछ मत छुपाना। उनकी आवाज में अथॉरिटी साफ झलक रही थी और एक माँ की चिंता भी दिखाई दे रही थी। चिराग ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में अब डर साफ दिख रहा था। दादी माँ, उसकी आवाज में हल्की सी कांप रही थी, ऑफिस में सब ठीक नहीं है। कमरे का माहौल बदल गया, भारी हो गया। चिराग ने 3 शब्द ही कहे थे। दादी माँ की आंखें चिराग पर अब सीधी हो गई, जो इधर उधर देख रही थी। कुछ प्रोजेक्ट, कुछ फेक आईडी, कुछ फोन्स और कुछ फर्दर फाउंडेशन के चलते कुछ गलत इलीगल काम हो रहे हैं, गलत जगह पर काम हो रहे हैं। दादी माँ की आंखें फैल गई। ये तुम क्या कह रहे हो? और क्या ये सब आज ही हुआ है? इस पर चिराग ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने अनिका मैडम से पहली बार जब मैं उनसे मिला था, मैंने उन्हें सब बताया था। लेकिन अचानक से कुछ ज़्यादा ही तेजी के साथ ये काम होने लगा, जहाँ पर मेरा कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो गया था। इसलिए मुझे अर्जेंटली अनिका मैडम से मिलने के लिए आना पड़ा। दादी माँ की आंखें फैल गई। क्या? और कुछ ऐसी बातें जो तुम मुझसे अभी तक छुपा रहे थे? रोहित सर का नाम पूरी तरह से फैल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सुनते तो दादी माँ के हाथ उंगलियां कस गई थी। मतलब कोई रोहित का नाम इस्तेमाल कर रहा है? चिराग ने धीरे से सिर हिलाया। जी दादी माँ, अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो कंपनी बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। दादी माँ पूरी तरह से समझ चुकी थी, ये सिर्फ गड़बड़ी नहीं थी, ये साजिश चल रही थी। उनकी आंखों में अब गुस्सा लौट आया था। किसकी हिम्मत हुई मेरे रोहित का नाम इस्तेमाल करने की? चिराग ने नजरें झुका ली। अभी प्रूफ नहीं हो पाया है दादी माँ, लेकिन कुछ लोग अंदर से ही इन्वॉल्व हैं, शायद हमारे ऑफिस से ही। ये सुनना ही था कि दादी माँ के दिमाग में एक नाम रौंदा। हंसराज तो नहीं या देविका तो नहीं, क्योंकि जब से ये आए हैं तब से अनिका भी काफी परेशान होने लगी है। उन्होंने गहरी सांस ली। अनिका कहाँ है? अब उसकी आवाज में बेचैनी साफ झलक रही थी। चिराग ने धीरे से कहा, मुझे भी नहीं पता।
और यही बात सबसे ज़्यादा खतरनाक थी, क्योंकि इस वक्त कंपनी खतरे में थी और अनिका घर से गुल थी और किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ है। दादी माँ ने तुरंत फैसला लिया, जैसे ही अनिका आए उसे सीधे मेरे पास भेजना। उनकी आंखों में अब सिर्फ एक बात थी, ये खेल अब यहीं खत्म होना चाहिए, क्योंकि वह अपने रोहित के नाम को ऐसे मिट्टी में मिलते हुए नहीं देख सकती। वही रात का वह कमरा अब सिर्फ एक बातचीत का स्थान नहीं रहा, वह सच के खुलासे का मैदान बन चुका था। दादी माँ की मुठिया की पूरी तरह से जकड़ चुकी थी। वहीं चिराग के एक एक शब्द दादी माँ के दिमाग में घूम रहे थे। वहीं अनिका की बेचैनी अब दादी माँ को रियलाइज हो रही थी। चिराग से मिलना अनिका का छुप छुप के, ये सब शायद इसलिए था ताकि दादी माँ या परिवार वाले इन सब बातों से दूर रहे। इन सब बातों से दूर रहकर ही ये सब करे। चिराग ने जो कुछ देखा था, जो कुछ समझा था, उन्हें एक एक बात दादी माँ को सामने रख दी। दादी माँ, उनकी आवाज अब सब पहले ज्यादा मजबूत थी। मिस्टर हंसराज मारवा, रोहित की सर की इम्पोर्टेंट डील्स अमेरिकन कंपनी में डिवाइड कर रहे हो, कंपनी का पैसा धीरे धीरे सेफन कर रहे हो। दादी माँ का चेहरा सख्त हो जाता है, क्योंकि उसे सारी बातें अब धीरे धीरे करके समझ आने लग जाती। चिराग ने आगे कहा, पीयूष मारवा भी उनका साथ दे रहे हैं दादी माँ। वर्कर्स की सैलरी कम की जा रही है और कई लॉयल एम्प्लॉयज को भी निकाला जा रहा है, शायद इसलिए कि वो उनका साथ नहीं दे रहे। ये सुनना ही था। दादी माँ का गुस्सा अब छठे आसमान पर आ चुका था और गुस्सा कभी भी फट चुका था। बस उसकी आवाज इतनी तेज थी कि कमरे की दीवारें एक एक करके गूंज उठी थी। मैंने उसे कंपनी संभालने के लिए कहा था, ना कि बेचने के लिए। उनकी आंखों में अब आग थी। मेरे रोहित की मेहनत, उसका नाम, उसका रुतबा, उसका पैसा, वो ऐसे बर्बाद करेगा? उनकी मुठियां तेजी से अपनी चेयर को कस लेती हैं। अमेरिका कंपनी को दे रहा है प्रॉफिट के लिए, अपनी ही जाड़ काट रहा है, वो भी अपने ही पेड़ की जड़ों को काटने का काम कर रहा है, ना कि उन्हें सींचने के सिवा। चिराग ने धीरे से कहा, दादी माँ, ये सब प्लान के लिए किया जा रहा है। मुझे नहीं पता, कुछ सिस्टमेटिक तरीके से किया जा रहा है ताकि किसी को शक भी ना हो। दादी माँ कुर्सी से हल्की सी उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन चिराग ने उन्हें वापस उनकी चेयर पर ही बैठने का इशारा किया। शक, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है चिराग, ये कतार ही कोई बाहर का नहीं बल्कि घर के अंदर अपने ही ढा रहे हैं। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई थी। दादी माँ ने धीरे से लेकिन बहुत ही खतरनाक आवाज में कहा, सुबह होते ही इमरजेंसी मीटिंग को बुलाओ, सबके सामने उससे जवाब देना होगा। चिराग ने सिर हिलाया, जी माँ जी। लेकिन वो जानता था सिर्फ मीटिंग नहीं होगी, एक युद्ध होगा। दादी माँ खिड़की के पास धीरे से अपनी चेयर को लुढ़का कर आगे की तरफ ले जाती है। बाहर अंधेरा था, लेकिन उसकी आंखों में तूफान उठ चुका था। जिसे बेटे को मैंने जिम्मेदारी दी, वही घर को लूट रहा है। लेकिन तभी उसे अपने पति यानी कि रोहित के दादाजी की बात याद आने लगी। शायद इसलिए तो उसने हंसराज को ये सब नहीं सौंपा, कभी उसे मारवा इंडस्ट्री का सदस्य ही नहीं बनाया। इसलिए उसने अपने पोते को चुना। अपने पोते पर विश्वास था। अब उसे दादाजी का फैसला पूरी तरह से यकीन हो गया था कि उन्होंने क्यों अपने ही बेटे को मारवा ऑफ इंडस्ट्री का चेयरमैन क्यों नहीं बनाया। घर को लूट रहा है, उन्हें मन में बुदबुदाया। उन्होंने धीरे से कहा, देविका। उसकी चाल अब धीरे धीरे करके दादी माँ को समझ आ रही थी। अब सब कुछ साफ था, अंदर का दुश्मन कौन है और खेल कितना बड़ा है। लेकिन एक चीज अब भी मिसिंग थी, अनिका। दादी माँ मुड़ी, जैसे अनिका आई हो उसे मेरे पास भेजना। अब ये लड़ाई हम दोनों के साथ, हम दोनों भूमि में उतरकर एक साथ लड़ेंगे। चिराग जाने के लिए मुड़ा, लेकिन उसके कदम रुक गए। दादी माँ, अगर उन्होंने प्रूफ मिटाने की कोशिश की तो? दादी माँ ने होठों पर हल्की मुस्कान आई, तो हमें उन्हें मौका नहीं देंगे। कमरे की लाइट हल्के से झिलमिलाने लगी थी। उसी पल बाहर कहीं एक परछाई हिली, जैसे कोई ये सब सुन रहा था। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरी स्टोरी का वेट करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।
मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए कंटिन्यू स्टोरी को करते हैं और हमारी लाइफ में कुछ ऐसे एहसास, कुछ ऐसी मुश्किलें आ जाती हैं जिसके बारे में हम एक्सेप्टेशन कभी नहीं करते, कभी शायद सोचते भी नहीं हैं। और वो मुश्किलें हमारे सामने जब आती हैं तो शायद हमारे पैरों तले ज़मीन कैसे खिसकती हैं, शायद ये सभी हमारी लाइफ में एक बार हमें ज़रूर महसूस होता है। चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, सभी की लाइफ में एक दौर ऐसा आता है जब सब कुछ अधूरा अधूरा लगता है। हमें समझ नहीं आता कि आखिर हमें क्या करें। लेकिन आप सभी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बस इतना ही कहूँगी, मन को शांत रखें। नहीं शांत हो रहा, लेकिन फिर भी शांत रखने की कोशिश करें। समय बुरा आ रहा है, लेकिन एक दिन अच्छा जरूर आए। वही लोग, लेकिन माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका था। दादी माँ जैसे ही अपनी ख्यालों से बाहर आई, उन्होंने सीधा अनिका की तरफ देखा। अनिका? उनकी आवाज़ अब पहले जैसी सख्त नहीं थी, लेकिन उसमें आदेश आप भी साफ था। जाकर ब्रेकफास्ट करो और रेडी हो जाओ। कुछ पल रुकी और ऑफिस के लिए निकलना है तुम्हें। चिराग मेहता आता ये होगा तुम्हें लेने के लिए। ये सुनना ही था कि देविका के चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट साफ दिखने लगी। ये इतनी जल्दी? अनिका ने हल्का सा सिर उठाया, देविका की तरफ देखा। वो नज़र सीधी, ठंडी और चुपचाप वार्निंग देने वाली थी। देविका ने तुरंत नजरें झुका ली। वही हंसराज मारवा पूरी तरह से शांत बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन पीयूष मारवा, उसके चेहरे पर साफ घबराहट झलक रही थी, और यही अनिका के लिए काफी था। उसने एक नज़र दोनों पर डाली और उसी पल उसे सब कुछ समझ आ गया। तो उसने मन ही मन सोचा, दादी माँ तक बात पहुंच चुकी है, अब खेल खुल चुका है। अनिका बिना कुछ बोले अब डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ चुकी थी। बच्चे पहले से ही बैठे थे, उसे देखते हुए मुस्कुरा दिए। बाकी सब भी धीरे धीरे आकर बैठ गए थे। सभी साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे, लेकिन हर किसी के अंदर डर था, घबराहट थी, क्योंकि कुछ दिनों से दादी माँ और अनिका के लिए बिहेवियर साफ शब्दों में सभी को दिखाई दे रहा था। कोई कुछ बोल नहीं सकता था, क्योंकि दादी माँ घर में सबसे बड़ी थी। उस खामोशी में सिर्फ चमचों की हल्की आवाज गूंज रही थी। अनिका चुपचाप खाना खा रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह से शांत था, मानो कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन अंदर उसका दिमाग पूरी स्पीड से चल रहा था। कुछ देर बाद उसने प्लेट साइड में रख दी और बच्चों की तरफ देखा। आप तीनों? उसकी आवाज नरम हो गई। रिया, तुम थोड़ा दादी माँ के साथ टाइम स्पेंड करना और अपनी स्टडी भी करना। कुछ ही दिनों में स्कूल जाना है। तीनों बच्चों ने एक साथ सिर हिला दिया। ठीक है मम्मा। सभी के फेस पर प्यारी सी स्माइल आ गई जब अनिका के मुंह से स्कूल नाम शब्द सुना। अनिका ने हल्की सी मुस्कान दी और फिर बिना किसी को कुछ कहे वो उठकर अपने कमरे की तरफ चली गई। कमरे में पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया और अलमारी खोली और एक ब्लैक बिजनेस सूट निकाला, 3 पीस। धीरे धीरे रेडी हो चुकी थी, हर मोमेंट हर कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे ही वो ऑफिस नहीं जंग के मैदान में जा रही हो और जल्द ही जीत करके वापस आने वाली हो। तैयार होने के बाद उसने मिरर में खुद को देखा। कुछ सेकंड तक बस खुद को ही देखती रही, क्योंकि उसके अंदर आज पहली बार सामने से रोहित की झलक नजर आ रही थी। रोहित भी ऐसे ही आउटफिट पहनकर तैयार होता था। अनिका अर्ध खुली आंखों के साथ रोहित को निहारती रहती थी, और जब अनिका रेडी होती तब रोहित पीछे से आकर अनिका को हक कर लेता। ये सब एहसास अनिका के लिए कुछ खास था, जिसे अनिका ने अपने दिल और दिमाग में अपनी यादों में छुपाकर बसा कर रखा था। फिर उसकी नज़र साइड टेबल पर रखी फ़ोटो पर चली गई, रोहित की फ़ोटो। वह धीरे से आगे बढ़ी और फोटो पर को हाथ भी उठाया। उसकी उंगलियों में हल्की सी नमी आ गई थी। देख रहे हो ना, उसने धीमे से कहा, तुम्हारी कंपनी, तुम्हारा नाम आज फिर खतरे में है। उसने फोटो को अपने दिल के पास लगाया, लेकिन इस बार भी मैं किसी को हारने नहीं दूंगी मिस्टर मारवा, ना तुम्हें, ना इस घर को और ना बच्चों को। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, सिर्फ आग थी। उसने फोटो वापस रख दी और लैपटॉप बैग उठाया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए हर कदम एक अलग ही ताकत थी। नीचे चिराग पहले से ही खड़ा था। बैम! अनिका ने बस एक नज़र उसे देखा। चले? दरवाजा खोला उसी पर। मारवा ग्रुप की असली लड़ाई पूरी तरह से छिड़ चुकी थी। वहीं पीछे खड़ी देविका
बस उसे जाते हुए देख रही थी, क्योंकि अनिका का ये रूप देखकर एक पल के लिए उसके पैरों तले मानो जमीन खिसक गई हो। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस पूरी तरह से बरकरार था, डर नहीं था। अनिका अब गाड़ी में ही बैठ चुकी थी। अनिका की आंखें हल्की सी झपकी। फ्लैशबैक। ब्लैक टकासिनो बिजनेस सूट रोहित ने पहना हुआ था, जैसा आज अनिका ने पहना, ठीक वैसा ही। और अनिका कमरे में खड़ी तैयार हो रही थी। रोहित दरवाजे के पास खड़ा उसे देख ही रहा था। उसकी आंखों में बस एक ही चीज थी, प्यार, एहसास। उसने कसम से, रोहित मुस्कुराते हुए बोला, काश तुम मेरे ऑफिस में काम करती अनिका। मैं तुम्हारे पास बैठा रहता और पूरा दिन बस तुम ही देखते रहता। अनिका हल्का सा हंस पड़ी। जी नहीं, बिल्कुल अभी नहीं, क्योंकि डॉक्टर का ऑफिस में क्या काम। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ और मैं डॉक्टर ही ठीक हूँ। ये ऑफिस मुझे सब बोरिंग लगता है। आपको ही मुबारक हो मिस्टर मारवा। रोहित उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। अच्छा जी, तो मैं बोरिंग हूँ। अनिका कुछ बोलती उससे पहले वो दूसरी तरफ जाने लगी, लेकिन रोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक झटके में उसे अपनी तरफ खींच लिया। अब दोनों बहुत ही करीब थे। अनिका की सांसें तेज हो गई थी। उसे रोहित की गरम गरम सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, जिस कारण से उसके तन बदन में सिरन सी दौड़ने लगी थी। एक पल के लिए उसकी आंखें खुल रही और तभी रोहित ने धीरे से उसे होठों को छू लिया। अनिका पूरी तरह से शॉक रह गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रोहित हल्का सा हंसा। इतना सरप्राइज? यार मैं तुम्हारा हस्बैंड भी हूँ, तुम्हारे बच्चों का पिता भी हूँ और तुम्हारा शायद प्यार भी हूँ। फिर उसने अपने हाथ से अनिका की आंखों में धीरे से बंद कर दिया। अब फील करो। उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन गहरी। अब अनिका भी धीरे धीरे उस पल में पूरी तरह से गुम हो चुकी थी। अब गाड़ी में सिर्फ उसकी सांसों की आवाज़ थी, जैसे उस बंद कमरे के अंदर अनिका की सांसों की आवाज़। एक सुकून, एक अपनापन। रोहित ने उसे अपने करीब खींच लिया, जैसे वो उसे कभी दूर नहीं जाने देना चाहता। अनिका पहली बार बिना कुछ कहे बस उसी पल में बहती चली गई। वही फ्लैशबैक टूटता है। अनिका की अचानक आंखें खुल गई थी। उसकी उंगलियां भी लैपटॉप को पकड़े हुए थी। उसने गहरी सांस ली। रोहित। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन आंखों में दर्द साफ था। तुम हमेशा मुझे रोक लेते थे और आज मुझे खुद ही सब संभालना होगा। उसने धीरे से फोटो जो उठाई थी वो भी अपने साथ आज ऑफिस लेकर जा रही थी। उसे यह अपने आप बैग के अंदर डाल लिया। इस बार मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी और जीतकर भी वापस आऊंगी। अब उसकी अब आंखों में अब सॉफ्टनेस नहीं थी, अब सिर्फ डिटर्मिनेशन थी। वो अब धीरे धीरे करके दरवाजे से बाहर देखने लगी। आज वो सिर्फ अनिका नहीं थी, वो रोहित मारवा की ताकत बन चुकी थी। अनिका अब आंखें खोलकर बाहर की तरफ देख रही थी। जो उस समय हुआ उसे महसूस कर रही थी। अनिका को फिर से वो सब बातों ने फिर से घेर लिया था। रोहित जैसे ही अनिका के करीब आया था, उसकी सांसें अनिका की त्वचा से छू रही थी। माहौल पूरी तरह से प्यार में डूब चुका था। वो धीरे धीरे उसके करीब झुकते हुए बोला, होठों से होते हुए उसकी गर्दन तक आ गया था। अनिका की आंखें बंद हो गई थी। वो उस एहसास में खोती जा रही थी। रोहित हल्की मुस्कान के साथ उसके और करीब आ रहा था। तभी टक टक की आवाज दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों एकदम से अपनी दुनिया से बाहर आए। उनकी आंखों में अब वही नशा था, लेकिन होश वापस आ चुका था। रोहित ने हल्के गुस्से और मजाक भरे अंदाज में कहा, कौन आ गया मेरे इतने रोमांटिक मोमेंट को खराब करने के लिए। अनिका हंस पड़ी। ये तो होना ही था मिस्टर मारवा। अपने दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए रोहित की तरफ देखी स्माइल के साथ। रोहित ने भी मुस्कुरा दिया। हाँ, किस्मत ही खराब है मेरी। दोनों ने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और रोहित ने जाकर दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला था, सामने तीनों बच्चे खड़े थे। पापा। तीनों एक साथ बोल पड़े। जैसे ही पापा शब्द अनिका के कानों तक आया, अनिका को अपने तीनों बच्चों की याद ने घेर लिया, क्योंकि जब से वह उस टापू से आई थी, अनिका ने एक बार भी बच्चों से बात नहीं की। शायद ये अनिका की गलती है या उसका पछतावा है, या फिर बच्चों को खुद जीने का
नई दिशा देना है, ये तो अनिका ही जानती थी। लेकिन अब फिलहाल अनिका को अपने बच्चों की याद आ चुकी थी। वहीं रोहित और अनिका एक पल के लिए एक दूसरे को देखने लगे थे। फिर दोनों हंस पड़े। रोहित ने बच्चों को गोद उठा लिया था। क्या हुआ मेरे बच्चों? अनिका उन्हें देखती रही। वहीं अनिका अब प्रेजेंट आई। अनिका के चेहरे पर अचानक हल्की सी मुस्कान आ गई। वही याद, वही पल उसकी आंखों में चमक आ चुकी थी, लेकिन साथ ही एक हल्का सा दर्द था। रोहित उनमें मन ही मन कहा, आर्यन, अलेक्जेंडर, रिया, उसका परिवार पूरी तरह से बिखरा हुआ है। जहां पर उसने पहले अपने बच्चों को दुनिया के से छुपाया, अब शायद दुनिया से रोहित को भी छुपाया जा रहा है। तुम्हारे साथ हर पल कितना खूबसूरत था। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की, जैसे उस यादों को महसूस पूरी तरह से कर चुकी हो। वहीं चिराग मेहता गाड़ी के रिव्यू मिरर से अनिका को देख रहे थे। अनिका की अचानक से आते हुए फेस एक्सप्रेशन के हाव भाव बदलते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे। शायद चिराग को लग रहा था उनकी मैडम रोहित सर के जाने के बाद काफ़ी टूट चुकी है। शायद इसलिए ही फिर उसने खुद को संभाला। अब वो सब यादें ही हैं, लेकिन उन यादों की ताकत आज मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अनिका मन में बुदबुदा रही थी। उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गई। वो सिर्फ एक माँ नहीं, एक बहू नहीं, वो एक ऐसी औरत थी जो अपने प्यार, अपने परिवार और अपने हक के लिए लड़ने की पूरी तरह से तैयार थी। कार धीरे धीरे मारवा ग्रुप के ऑफिस में सामने आकर रुकी। गेट खुलते ही जैसे माहौल खुद ही सावधान हो गया था। चिराग जल्दी से उतरा और पीछे का दरवाजा खोला। अनिका बाहर आई। ब्लैक टकासिनो सूट, सीधा कंधा, तेज निगाहें। आज उनकी चाल, उसका कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा था। ऑफिस के अंदर जैसे ही इसने कदम रखा, पूरा स्टाफ एक साथ खड़ा हो गया। गुड मॉर्निंग मैम। किसी को नहीं पता था कि आज अनिका आने वाली है। अनिका ने एक नज़र सब पर डाली, बिना रुके, बिना मुस्कुराए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। उसकी आवाज़ स्टाइल थी, कंट्रोल थी और कॉन्फिडेंस साफ था। हर कोई समझ गया था आज कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि अनिका मैम पिछली बार भी जब आई थी तो काफ़ी कुछ बड़ा हुआ था। शायद आज भी कुछ ऐसा होने वाला है। वहीं कुछ स्टाफ में ऐसे भी मेंबर्स थे जो हमेशा तड़की भड़की चीज़ों पर ध्यान देते थे। आज अनिका का आना उन्हें लग गया था कि कोई न कोई मिर्च मसाला वाली न्यूज उन्हें मिलने वाली है। वही अनिका सीधे अपने कैबिन की तरफ बढ़ जाती है। दरवाज़ा खुला, वो अंदर गई। कैबिन में पहुंचते ही बैग टेबल पर रखा और कुर्सी पर बैठ भी गई। सीधे खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी। खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। नीचे पूरे ऑफिस के फ्लोर को देखती रही, हर डिपार्टमेंट, हर मोमेंट। कुछ सेकंड बाद उसने अपने पीछे मुड़कर चिराग की तरफ देखा। मिस्टर मेहता, अभी तक जितना भी काम हुआ है, हर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट चाहिए मुझे 15 मिनट में ओनली। चिराग तुरंत आप खड़ा हो गया। यस मैम, आई नो, मैं आपकी बात को समझता हूँ। शायद सनी सर भी इस पर काम कर रहे हैं। अनिका ने सनी का नाम सुनने के बाद कहा, नहीं, उस पर ही तुम ज़्यादा बर्डन मत डालो, क्योंकि वह बच्चा है, उसे ऑफिस कितनी समझ नहीं है। लेकिन इस पर चिराग ने कहा, नहीं, जब से रोहित सर गए हैं तब से सनी सर का ज़्यादातर समय ऑफिस में ही जाता है, जैसे रोहित सर का जाता था। ये सुनकर अनिका को काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। जो सनी हमेशा से ही चुलबुला और नटखट, बिल्कुल रिया जैसा अनिका को लगता था, लेकिन आज वह काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए लायक हो गया है। अनिका ने बिना रुके कहा, बोर्डर मेंबर्स को इन्फॉर्म करो, मीटिंग अभी, अर्जेंटली। चिराग एक पलक चौंका। अभी? अनिका ने उसकी आंखों में सीधा देखा। यस, अभी। उसकी आवाज़ में ऐसा जवाब था कि कोई सवाल करने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। मुझे हर डिपार्टमेंट का डाटा चाहिए, कंप्लीट एक्सेप्टेशन के साथ। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चिराग ने सिर झुका दिया। जी मैम, और तुरंत बाहर निकल गया। ऑफिस फ्लोर कुछ ही सेकंड बाद चिराग तेज कदमों के साथ बाहर आया। अटेंशन एवरीवन। पूरा स्टाफ उसकी तरफ देखने लगा। 15 मिनट के अंदर डिपार्टमेंट की कंप्लीट रिपोर्ट चाहिए। जो भी काम हुआ है, हर डिटेल, हर इंट्रक्शन, सारी चीज़ें मैम को अभी चाहिए। मूव यू फास्ट। पूरा ऑफिस अचानक से एक्टिव हो गया था, मानो किसी कंप्यूटर को ऑन किया है और उसे फास्टली अपना काम कराया जा रहा हो। बिल्कुल वैसा ही हो चुका था। जहाँ स्टाफ रोहित के जाने के बाद काफ़ी आलस भरा रहता था, लेकिन अब पूरी तरह से एक्टिव हो चुका था।
कोई फाइल निकाल रहा था तो कोई सिस्टम डाटा को खींच रहा था, कोई पुराने रिकॉर्ड चेक कर रहा था। हर तरफ अफरा तफरी थी और इमरजेंसी थी। उधर कुछ कैबिन्स के अंदर हंसराज मारवा और पीयूष मारवा दोनों बैठे थे। दोनों ऑफिस आ चुके थे, इसलिए अनिका के कैबिन में ना जाकर दोनों पीयूष के कैबिन में बैठे थे। चिराग की आवाज उन तक भी पहुंच चुकी थी। पीयूष के हाथ कांप गए थे। भाई, ये अचानक क्या हो गया? हंसराज कुर्सी पर पीछे टिक गया। उसका चेहरा भी क्लाम था, रिलैक्स था। उसने धीरे से कहा, गेम शुरू हुआ है तो खोलने दो ना। लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी टेंशन झलक चुकी थी। लेकिन पीयूष घबराकर बोला, अगर रिपोर्ट चेक हुई तो? हंसराज ने उसकी तरफ देखा, तो संभाल लेंगे यार। लेकिन अंदर ही अंदर वो भी समझ चुका था अनिका सीधा वार करने नहीं आई है। वहीं अनिका अब अपनी कुर्सी पर बैठी थी। सामने लैपटॉप ओपन था। वो एक एक करके फाइल खोल रही थी। हर नंबर हब एंट्री को कुछ सेकंड के बाद ही उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। एक्चुअली, उसने धीमे से कहा, यही खेल चल रहा है। उसने एक फाइल जूम की। एक ट्रांजैक्शन हाईलाइट किया हुआ था, फैक। दूसरी फाइल मणिपुरम की थी। तीसरी फाइल एलीगल अप्रूवमेंट की थी। अब सब साफ था। पूरा सिस्टम क्रॉप्ड किया हुआ था करप्शन से। अनिका ने घड़ी की तरफ देखा। करीब 10 मिनट बीत चुकी थी। फिर उसने इंट्रो कॉम उठाया और चिराग के पास कॉल लगा दी। बॉर्डर रूम में रेडी रहो। वहीं, ऑलमोस्ट मैम। गुड, ओनली 5 मिनट। सबको वहाँ चाहिए। मुझे हर किसी से बात करनी है। उसने फ़ोन रखा और कुर्सी को उसे उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर अब एक अलग सा कॉन्फिडेंस था। अब सच सामने आएगा। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ हर तूफान करीब आ रहा था। ऑफिस का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका था। जहाँ कुछ देर पहले हल्की फुल्की बातचीत चल रही थी, वहीं अब चेहरे पर टेंशन की लकीरें साफ झलक रही थी। चिराग की बात सुनते ही हर डिपार्टमेंट के हड़कंप मच गई थी। लोग जल्दी जल्दी फाइल से इकट्ठा कर रहे थे। कोई रिपोर्ट प्रिंट कर रहा था तो कोई डाटा एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें काम तो किया था, लेकिन रिपोर्ट ठीक से नहीं बनाई थी। और वो वही लोग थे जो पीयूष मारवा के साथ मिलकर काम करते थे, जिन्हें पता था कि अब तक कोई भी चेकिंग करने वाला नहीं आया था। लेकिन आज की हालत बदल चुकी थी। एक दूसरे के सभी लोग रिपोर्ट्स लेकर अनिका के कैबिन की तरफ बाहर लंबी कतार में लाइन लगाकर खड़े थे। हाथों में फाइल, चेहरे पर डर था। लेकिन चिराग ने दरवाजा खोला। कम इन। सभी अंदर आए और अनिका के सामने खड़े हो गए। अनिका अपनी कुर्सी पर आराम से बैठी थी, पूरी तरह से शांत। लेकिन उसकी आंखें हर किसी को पढ़ रही थी। स्टार्ट, उसने ठंडी आवाज में कहा। पहली फाइल उसके सामने रखी गई और उसने खोली। एक एक पेज ध्यान से देखने लगी। पेज पलटने की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि सामने जिसने फाइल बनाई थी उसे लग रहा था बस कैजुअली ये सिग्नेचर वगैरह और जहाँ पर पे और वो सब किया है वही करेगी। लेकिन उसे नहीं पता था अनिका हर पेज पर जो कुछ लिखा हुआ था वह कंप्यूटर की तरह अपनी आंखों में स्कैन कर रही थी। कमरे का सन्नाटा था, सिर्फ पेज पलटने की आवाज़ थी। कुछ सेकंड के बाद उसने फाइल बंद की। सामने खड़े एम्प्लॉय की तरफ देखा। ये रिपोर्ट है। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन अंदर गुस्सा साफ था। मैम, वो चुप। जब तक मैं पूछूं नहीं, बोलना मत। कमरे का टेम्परेचर जैसे गिर चुका था। दूसरी फाइल, तीसरी फाइल, चौथी फाइल, 5वीं, 6वीं और 7वीं, फिर 8वीं, फिर 9वीं, फिर 10वीं। लगातार अनिका जल्दी जल्दी, जहाँ सभी को लग रहा था कि शायद उनका नंबर नहीं आएगा, लेकिन चंद घंटों में ही सबका नंबर आने वाला था। हर रिपोर्ट में कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर थी। वही मैनेजमेंट इशू, वही डील्स, वही वर्क एंड पेमेंट रोकी गई। अनिका का चेहरा पूरी तरह सख्त हो चुका था। वर्कर्स की पेमेंट क्यों रोकी गई है? कोई जवाब नहीं था, आंसर भी नहीं था। एक आदमी कांपते हुए बोला, मैम, वो उन्हें काम ठीक से नहीं किया था, इसलिए। अनिका अचानक से खड़ी हो गई। उसकी कुर्सी पीछे खिसक गई। 5,000 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है और इस कंपनी का, और तुम लोग बस 50 करोड़ की रिपोर्ट भी ठीक से नहीं बना पा रहे हो। उसकी आवाज़ अब गूंज रही थी। ये कंपनी है या मजाक चल रहा है यहाँ पर? उसकी नज़रें झुक गई थी। तभी उसने एक फाइल उठाई। मिस्टर राहुल
मेहता। कमरे में खड़े एक आदमी के पैर कांप गए। वो आगे आया। मैम। अनिका ने फाइल उसकी तरफ फेंकी और एक्सप्लेन प्लीज दिस। राहुल ने फाइल खोली और उसके हाथ कांप रहे थे। मैम वो। अनिका उसकी तरफ बढ़ी। एक कदम भारी था। तुम सालों से इस कंपनी में काम कर रही हो और तुम्हारी रेपुटेशन क्लीन थी, लेकिन जैसे ही हंसराज मारवा आए तुम बदल गए। राहुल की आंखें अब फैल चुकी थी। कितने पैसे मिले हैं तुम्हें? बोलो। कमरे में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें आप जमीन में जैसे नजरें झुकाकर जमीन के अंदर गड्ढा खोद कर उसके अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल के होठ सूख गए। मैम, मैं आंसर मी। अब उसकी आवाज ठंडी नहीं खतरनाक थी। राहुल टूट गया। 10 लाख और बोनस। कमरे में खड़े सभी लोग शॉक रह गए। अनिका हंसी, लेकिन वो हंसी ठंडी थी। 10 लाख में तुमने अपना लॉयल्टी बेच दी किसी को? राहुल की आंखों में आंसू निकल आए। मैम, गलती हो गई। अनिका ने उसकी तरफ देखा। गलती? ये गलती नहीं है, ये गद्दारी है। रोहित से गद्दारी। रोहित के बिजनेस से गद्दारी। अपने मेहनत से गद्दारी। उसने तुरंत चिराग की तरफ देखा। टर्मिनेट हिम राइट नाउ। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैम प्लीज आउट, अभी के अभी। चिराग ने अब गार्डन्स को इशारा किया। राहुल को बाहर ले जाया गया। कमरे में अब डर का साया पूरी तरह से फैल चुका था। अनिका ने धीरे से बाकी लोगों की तरफ देखा। कौन कौन है? कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन हर चेहरा सच बता रहा था। अनिका ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, बोर्ड रूम में मिलते हैं, वहाँ सबका सच सामने आ जाएगा। वो मुड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ गए। पीछे खड़े लोग उस पास जाती हुई अनिका को देखते रहे, जैसे कोई तूफान अभी अभी उनके सामने से गुजरा। असली तूफान अभी बाकी था। उन्हें नहीं पता था कि अनिका की नेक्स्ट चाल क्या थी। वहीं दूसरी तरफ टापू की गहरी खामोशी रात पूरी तरह से जगी हुई थी। चारों तरफ घना जंगल, हवा की हल्की सरसराहट और बीच में वो छोटा सा कमरा जहाँ अलेक्जेंडर अकेला नहीं था, बल्कि अपने सबसे बड़े रहस्य के साथ बैठा था। उसने दरवाजा अंदर से लॉक किया था, खिड़की के पर्दे गिराकर फिर धीरे से अपनी जेब से वो छोटा सा चिप निकाली। वही जिसे पाने के लिए उसने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया था। उसकी आंखों में अब उत्सुकता नहीं, बल्कि खतरनाक ठहराव था। अलेक्जेंडर ने लैपटॉप ऑन किया। स्क्रीन पर नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ते हुए उसका चेहरा और भी सख्त लगने लगा था। उसने सावधानी से चिप को आप सिस्टम में डाला। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक स्क्रीन पर एक फाइल एक साथ खुलने लगी। उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चलने लगी थी। पासवर्ड तोड़ना उसके लिए मुश्किल नहीं था, और फिर सच उसके सामने था। स्क्रीन पर जो दिखा था उसे देखकर अलेक्जेंडर की आंखों में एक पल के लिए ठहराव गया। ये कोई साधारण एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये एक सुनियोजित जैविक हथियार था। फाइल्स के साफ साफ लिखा था कैसे एक सामान्य जीव को पकड़कर उसे बार बार अलग अलग केमिकल ड्रग्स दिए गए थे। उन ड्रग्स में ग्रोथ सिस्टम, नेचुरल और हार्मोन्स अनबैलेंस की सारी चीज़ें मौजूद थी। हर कंपोनेंट्स थे। ये एक बार नहीं, काफ़ी बार उसे दिए गए थे। सबसे खतरनाक एक ऐसा कंपोनेंट जो डीएनए स्ट्रक्चर को ही बदल रहा था। हर इंजेक्शन के साथ उस जीव का आकार बढ़ता गया। उसकी ताकत कई गुना हो गई। उसका दिमाग धीरे धीरे कंट्रोल में आ गया था। उसे सिर्फ एक चीज सिखाई गई थी, आदेश मानना, हमला करना। अलेक्जेंडर ने अगली फाइल खोली। उसमें डिटेल्स स्ट्रक्चर था। प्रोजेक्ट आजकल उसकी सांस एक पल के लिए रुक गई थी, क्योंकि ये वही नैनो चिप थी जिसके जरिए उस अजगर पर विशालकाय पर कंट्रोल किया जा रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब शायद ये चिप निकलने की वजह से या अपनी जगह से हटने की वजह से वह वहाँ से भागकर यहाँ पर आ चुका है। शायद अपनी जगह छोड़कर आ चुका है, या उसे कहीं ट्रांसफ़र किया जा रहा हो। वहाँ पर थोड़ी बहुत गड़बड़ी के कारण ये यहाँ तक पहुँचा है। ये अलेक्जेंडर को बारीकी से सारी चीज़ें समझ आ गई थी, क्योंकि पहले भी उसे वही लगा था। तो ये सब जानबूझकर किया गया है, उसने धीरे से खुद से कहा। वहीं फाइल आगे लिखा था, इस जीव का शरीर कंट्रोल चिप डाली गई थी, जिसे उसे दूर से कोई कंट्रोल भी कर सकता है। वो चिप अब निकल चुकी थी, यानी वो जीव पूरी तरह से अनियंत्रित हो चुका था।
अलेक्जेंडर भी जानता था इतना विशालकाय अगर जीव किसी ने बनाया है, अगर कंट्रोल में ना रखा जाए तो शायद ये उस व्यक्ति को भी नुकसान पहुंचा सकता है जिसने इसे बनाया है। शायद जीव के लिए नहीं, यहाँ पर हर जीव के लिए, पेड़ पौधों से लेकर छोटे छोटे पशु पक्षियों और यहाँ तक यहाँ पर रहने वाले इंसानों को भी खतरा है, क्योंकि यहाँ पर उस जीव का खुद पर ही कंट्रोल नहीं है। अलेक्जेंडर की आंखों में अब चिंता नहीं बल्कि एक अलग सी चमक थी। अगर इसे कंट्रोल किया जाए तो ये दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बन सकता है, शायद मेरा वफादार बन सकता है। तभी दरवाजे के बाहर हल्की सी आहट हुई। अलेक्जेंडर, धीमी आवाज में आर्यन ने पुकारा। उसके साथ रिया भी थी। एजेंट तुरंत अलर्ट हो गया। उसने स्क्रीन को मिनिमाइज कर दिया। हाँ, क्या हुआ? दरवाजा थोड़ा सा खुला था। आर्यन अंदर झुका। तुम अभी तक सोई नहीं हो? रिया ने भी अंदर से आते हुए पूछा। क्या कर रहे हो तुम? अलेक्जेंडर ने हल्की मुस्कान दी। बस नोट्स चेक कर रहा था, लेकिन उसकी उंगलियां भी धीरे धीरे कीबोर्ड पर चल रही थी। वो बैकग्राउंड में फाइल्स कॉपी कर रहा था। आर्यन की नज़र एक पल के लिए स्क्रीन पर गई। ये क्या है? अलेक्जेंडर ने तुरंत बीच में बोला। कुछ नहीं, पुराना डाटा है। रिया को कुछ अजीब लगा। तो इसमें से कुछ छुपा रही हो क्या? कुछ सेकंड के सन्नाटे के बाद तब तक अलेक्जेंडर का काम भी हो चुका था। अलेक्जेंडर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में बिल्कुल शांति थी। नहीं, सब सही है। और ये बता दूंगा कि उसकी आवाज़ इतनी स्थिर थी कि आर्यन और रिया दोनों चुप हो गए, क्योंकि उन्हें कोई भी अजीब सी बात नहीं लगी। दोनों को एहसास हो चुका था कि अलेक्जेंडर कुछ तो छुपा रहा है। वो उसने चुपचाप आराम से उसके पास आकर बैठ गई। अपनी बातों में उलझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अलेक्जेंडर भी उन्हीं का भाई था। वो समझ गया था कि शायद बातों के जालों में मुझे बुनकर ये शायद मेरी बात जानने के लिए बैठे हैं। आर्यन ने अब वहाँ से कुछ देर बात करने के बाद कहा, चलो मैं भी अपने प्रोजेक्ट पर काम करता हूँ। वहीं रिया ने भी कहा। दोनों ही सावधानी के साथ वहाँ से उठे और दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चले गए। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया था। अलेक्जेंडर धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ा और फिर स्क्रीन में मैक्सिमाइज किया। अब उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज़ थी, लालच, जुनून नहीं, बल्कि लालच इसलिए ताकि वह दुनिया को बचा सके। जुनून ये कि वह इतने बड़े विशालकाय जीव को अपने कंट्रोल में कर सके। अब खेल शुरू होगा, उसने धीरे से कहा। और इसी पल उसने चुकी थी। आसमान में बादल धीरे धीरे चांद को ढक रहे थे और जंगल की हवा पहले से ज्यादा भारी लग रही थी, जैसे खुद प्रकृति भी आने वाले खतरे को महसूस कर चुकी हो। महल के अंदर सब सो चुके थे, कम से कम ऐसा दिख रहा था। लेकिन अलेक्जेंडर नहीं सोया था। उसके कमरे की हल्की नीली रोशनी अब भी चल रही थी। लैपटॉप स्क्रीन पर फाइलें खुली हुई थी। प्रोजेक्ट अजगर। वो बार बार डाटा को पढ़ रहा था, हर डिटेल, हर फॉर्मूला बड़े ही ध्यान से, मानो उसी को ध्यान में रखकर वो उसका एंटीडोट भी बना सकता है। वहीं कंट्रोल चिप निकल चुकी है। उसने धीरे से खुद से बताया, मतलब अब ये सिर्फ इंसिडेंट या अपने दिमाग पर काबू नहीं रहा, और ये जो इसका दिल कर रहा है ये वो सब करता जा रहा है। उसने एक और फाइल खोली। उसमें लिखा था, अगर इस क्रिएचर को दोबारा कंट्रोल करना होगा तो उसलिए उसे बर्ड स्ट्रीम्स में स्पेसिफाई एंटीडोट इंजेक्ट करना होगा। अलेक्जेंडर की आंखों में अब चमक आ गई। शायद ये वही लाइन थी जो कब से अलेक्जेंडर ढूंढ रहा था। तो उसे मारा नहीं जा सकता, उसे कंट्रोल किया जा सकता है। यही वो पल था जब उसने फैसला लिया, मैं इसे अपने कंट्रोल में लाऊंगा। लेकिन ये आसान नहीं था, क्योंकि ये अगली ही लाइन में लिखा था, वार्निंग, क्रिएचर अत्यधिक आक्रामक है, डायरेक्ट कंटेंट इंजेक्ट नहीं करवा सकता। शायद इंजेक्ट करते हुए सामने वाले की डेथ भी हो सकती है। ये काफ़ी रिस्की भरा रहेगा। अलेक्जेंडर हल्का सा मुस्कुराया। उसने अपने दोनों हाथों को क्रॉस में किया और एक टकटकी लगाकर लैपटॉप स्क्रीन पर देखता रहा, क्योंकि उसे पता था कि उसके मॉम डैड इतने चालाक हैं। क्या उनके बच्चे नॉर्मल हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अलेक्जेंडर का पालन पोषण भी काफ़ी तेज और होशियार व्यक्तियों के साथ हुआ था। उसने अपना ज़्यादातर जहाँ बचपन बच्चे खेल कूद में बिताते थे, अलेक्जेंडर ने जानवरों के साथ रहकर बिताया था। उनकी बातें अलेक्जेंडर को काफ़ी हद तक समझ आती थी, जैसा कि अनिका को आती है। वहीं रिस्क तो मजा आएगा। अलेक्जेंडर के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई।
उसे तो बस ये एक टास्क लग रहा था जिसे अलेक्जेंडर द्वारा कंप्लीट करना था। उसे नहीं पता था कि खतरा काफ़ी बड़ा था। उसने तुरंत अपनी आप टेबल पर कुछ चीज़ें निकालनी स्टार्ट की। सरगेस केमिकल वेव्स एंड प्रोटोकॉल इंजेक्ट डिवाइस। वो खुद ही एक छोटा सा एंटीडोट तैयार करने लगा था। हर ड्रॉप हर मैन्युफैक्चर आराम से देख रहा था, बिल्कुल स्टिक तरीके से। उसका फोकस इतना धैर्यपूर्ण था जितना अनिका का। यहाँ तक कि अगर कोई शोर हो रहा था या फिर अगर कोई दरवाजे पर था, सब चीज़ों पर बारीकी से अलेक्जेंडर का पूरी तरह से ध्यान था। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एंटीडोट बनाने में थी। जैसे वो किसी एक्सपेरिमेंट नहीं, अपनी किस्मत को लिखना चाहता। वहीं दूसरी तरफ महल का कॉरिडोर अंधेरे में आर्यन खड़ा था। वो सो नहीं पाया था। उसके दिमाग में एक बार बार सवाल घूम रहा था, अलेक्जेंडर क्या छुपा रहा है? क्योंकि जब वो गई, शायद उसने अलेक्जेंडर को लैपटॉप की स्क्रीन को ऑफ करते हुए देखा था, या उसका वहम था। जो अलेक्जेंडर ज़्यादातर समय रिया और आर्यन के साथ बिताता था, अब वो अपने कमरे में भी बिता रहा है। कुछ ना कुछ तो ऐसा है। तभी उसने देखा, अलेक्जेंडर के कमरे में हल्की सी रोशनी आ रही थी। वे दबे पाँव उधर की तरफ आ रहा था। आर्यन धीरे धीरे वहां तक गया। दरवाजा बंद था। उसने हल्के से दरवाजे पर हाथ रखा, लेकिन अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। ग्लास टकराने की, लिक्विड के गिरने की। आर्यन की आंखें सिकुड़ गई। अंदर क्या हो रहा है? या जो मैं सोच रहा हूँ, क्या वो सब हो रहा है, या उससे भी कुछ ज्यादा खतरा या बड़ा होने वाला है? उसी समय पीछे से रिया की आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो आर्यन? जैसे ही आर्यन थोड़ा चौंका, लेकिन अंदर तक रिया की आवाज जा चुकी थी। दोनों धीरे धीरे दरवाजे के पास खड़े हो गए। मुझे लगता है अलेक्जेंडर हमसे कुछ छुपा रहा है। रिया की आंखों में भी चिंता झलकने लगी। मुझे भी पता नहीं, कुछ अजीब सा फील हो रहा था, लेकिन अभी हमें कुछ नहीं करना चाहिए, पहले देखना होगा। दोनों चुपचाप वहां से हट गए, लेकिन अब उनके मन में शक पूरी तरह से बैठ चुका था। जंगल उसी रात अंधेरे में कुछ हिल रहा था। पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे कांप रही थी, जैसे कोई भारी चीज ऊपर से गुजर रही हो। फिर एक हल्की सी आवाज आई, एक विशाल परछाई चांद की हल्की रोशनी को कुछ सेकंड के लिए दिखी। वह विशालकाय अजगर ही था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी, जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। अचानक वो रुक गया, जैसे उसे किसी के होने का एहसास हुआ हो। उसका सिर धीरे धीरे एक दिशा में मुड़ गया, वही दिशा जहां पर महल था, वहीं अलेक्जेंडर का कमरा। अलेक्जेंडर पूरी तरह से तैयार था। उसके हाथों में इंजेक्शन था, यानी कि जो एंटीडोट अलेक्जेंडर द्वारा पूरी तरह से तैयार किया दिया गया था। उसने गहरी सांस ली। आज या तो मैं उसे कंट्रोल में करूंगा या खुद खत्म हो जाऊंगा। उसने अपने कमरे का दरवाजा धीरे से बाहर की तरफ देखना चाहा। जब उसे एहसास हुआ बाहर कोई नहीं है, तो उसने अपने दरवाजे को एक बार खोला और फिर वापस से बंद करके अंदर से लॉक कर दिया। और अंधेरे से बाहर अब पूरी तरह से सन्नाटा पसरा पड़ा था, क्योंकि वहां पर आर्यन और रिया नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस की तीसरी मंजिल पर बना बोर्ड रूम आज किसी युद्ध भूमि से कम नहीं लग रहा था। लंबी टेबल के चारों तरफ बोर्ड रूम के मेंबर्स, कुछ के चेहरे पर घमंड था, कुछ के चेहरे पर बेचैनी थी और कुछ बस चुपचाप थे। दरवाजे के बाहर चिराग मेहता खड़ा था। उसने घड़ी देखी, टाइम, और फिर दरवाजा खोला। अंदर बैठे सभी लोगों की नजरें एक साथ दरवाजे की तरफ गई। टक टक हिल्स की आवाज धीरे धीरे पास आती जा रही थी, और फिर अनिका अंदर आई, ब्लैक टक्सानी सूट के साथ, सीधा चेहरा, आंखों में ठंडे आत्मविश्वास। पूरा रूम खामोश हो गया था। कोई खड़ा भी नहीं हुआ, लेकिन सबके दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी थी। अनिका बिना किसी की तरफ देखे अपनी चेयर पर जाकर बैठ गई। बैठने से पहले उसने एक नज़र पूरे रूम में डाली। गुड मॉर्निंग एवरीवन, उसकी आवाज़ गूंज गई। सबने एक साथ गुड मॉर्निंग विश किया, लेकिन आवाज़ में काफ़ी कॉन्फिडेंस लो दिखाई दे रहा था। उनके अंदर डर साफ झलक रहा था। अनिका ने उन्हें रात का समय दिया था अपनी गलतियां सुधारने का। अगर नहीं सुधरी तो उसके बाद जिसके साथ मुझे जो करना है वो मुझे करना है। अनिका की धमकी सभी के कानों में अब भी पूरी तरह से गूंज रही थी। अनिका बैठ गई और लैपटॉप को ओपन किया।
लेट्स स्टार्ट। सीधा बिना किसी इंट्रोडक्शन के सब लोग एक दूसरे की तरफ टकटकी लगाकर देखने लगे। अनिका ने स्क्रीन को प्रोजेक्टर से कनेक्ट कर दिया। पहली स्लाइड सामने आई। फाइनेंशियली समरी लास्ट 30 डेज। कुछ सेकंड के बाद पूरी तरह से वो कमरा साइलेंट हो गया था। फिर अनिका ने पॉइंटर उठाया और पूरे 5,000 करोड़ का मंथली फ्लो और फिर एक्चुअली जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो कनेक्ट किया। उसने स्क्रीन में जूम किया। 312 करोड़, जहां पर 5,000 करोड़ लगाने के बाद बस 312 करोड़ उन्हें उसका रिटर्न मिला। कमरे में हलचल मच गई। एक्सप्लेन, उसने सीधा पूछा। कोई जवाब नहीं। फिर अगले ही स्लाइड हुई। अनप्रूव्ड ट्रांजैक्शन, एक लंबे लिस्ट, डिटेल्स, अमाउंट, सिग्नेचर। इसमें से सीधी डील्स थी और बॉर्डर अप्रूव थी। बिना पास हुए ही अब कुछ लोगों के चेहरे बदलने लगे थे। अनिका की नजर सीधी हंसराज मारवा पर गई। एनीथिंग टू से? हंसराज हल्का सा मुस्कुराया। बिजनेस में रिस्क लेना पड़ता है मिस अनिका। अनिका का हल्का सा मुस्कुराई। रिस्क? उसने अगली स्लाइड खोली। फेक वेंडर अकाउंट। अब कई नाम सामने आए। ये वेंडर्स एग्जिट ही नहीं करते। कमरे में सन्नाटा था। लेकिन पेमेंट फुल रेगुलर जा रही है। लेकिन उनका नाम पता ना, उनकी जगह पता ना, उनके किसी भी बिजनेस के बारे में कोई भी चीज हमें क्लियरिटी से नहीं दिखा गई। अब भाई उसका चेहरा पीला पड़ चुका था क्योंकि ये सब उसी के अंडर आ रहा था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात थी, इन सभी के अकाउंट लिंक थे। उसने एक नाम हाईलाइट किया, पीयूष मारवा। कमरे में जैसे बम फट गया हो। पीयूष के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई हो। ये झूठ है, पीयूष अचानक से चिल्लाया। अनिका ने उसकी तरफ देखा। बिना गुस्से के, बैठ जाओ पीयूष, मैंने तुम्हारा नाम तो लिया ही नहीं है। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि पीयूष तुरंत बैठ गया। प्रूफ चाहिए, उसने क्लेम पूछा। फिर उसने वीडियो क्लिप चलाई और सीसीटीवी फुटेज के साथ पीयूष नाइट सिस्टम में एक्सेस कर रहा था। सारी चीजें बारीकी से दिखाई जा रही थी क्योंकि अनिका ने सारे कैमरे को हैक कर लिया था और सभी की क्लिप ले ली थी, जिस कारण से वो पूरी 2 रात सोई नहीं थी। यहाँ तक कि चिराग के बताने के बाद अनिका ने वो सभी ढूंढ डाला जो शायद चिराग की आंखों के नीचे से या चिराग को भी पता ना था। अब चिराग को अनिका के टैलेंट के बारे में पता लग चुका था। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। हंसराज पहली बार सीरियस हुआ। दिस इज एडिटेड, ये एडिट की हुई वीडियो है। अनिका खड़ी हुई। नो, दिस इज रियलिटी। उसकी आवाज गूंज गई। रियलिटी ये है कि इस कंपनी को अंदर से खोखला किया जा रहा है। शायद कुछ दिनों के आए मेहमान बरसों पुरानी रोहित की मेहनत को ऐसे अंदर ही अंदर खोखला करेंगे। क्या मैं ऐसे करने दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। उसने अब टेबल पर हाथ मारा। उसके हाथ की कंपन इतनी जोर की थी जितने भी व्यक्ति टेबल पर हाथ रखकर अभी बैठे थे, चाहे वो हंसराज था या पीयूष, सभी के हाथ कपकपी के साथ कांपने लगे। वो भी अपने ही लोग कर रहे हैं। कमरे में हर चेहरा बदल चुका था और पूरी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ अनिका एक के बाद एक खुलासे करती जा रही थी। अब डर गए हो तुम सभी? जो चुप हो। आप शौक तो लगेगा ही, जो इतना घबला किया है, इतने घोटाले किए हैं। और अगर रोहित होता तो शायद किसी को जिंदा ना छोड़ता। उसकी बात में भी वार्निंग थी। उसका सच सामने आ चुका था। अनिका ने आप डीप ब्रेथ ली। अब फैसला मैं करूंगी या दादी माँ? उसने सीधे हंसराज की तरफ देखा। गेम ओवर मिस्टर हंसराज मारवा। कमरे में सन्नाटा छा गया था और उसी पल सबका समझ आ गया कि आज से मारवा ग्रुप में सिर्फ एक ही रूल चलेगा, अनिका का। क्योंकि यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय थे सभी हंसराज के बारे में बता रहे थे कि हमें जो कहा जा रहा था वो हमें करना था, नहीं तो शायद हमारी नौकरी जा सकती थी। ये अनिका भी जानती थी कि दादी माँ ने खुद सभी के सामने अनाउंस किया था कि अब ऑफिस के अंदर सिर्फ हंसराज मारवा की चलेगी, जो कि नाते थे रोहित के पिताजी भी हैं और शायद उनका ही हक है। इस कारण से सारे एम्प्लॉय उनकी बात मान रहे थे।
वही अनिका सभी एम्प्लॉय के साथ बात कर रही थी। वहीं हंसराज आग बबूला हो जाता है और अपनी चेयर को पीछे की तरफ धकेल कर वहां से उठ खड़ा होता है और नीचे की तरफ जाने लग जाता है। वहीं मारवा हाउस आज घर का माहौल अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी, जैसे तूफान आने से पहले खामोशी थी। अचानक बाहर से तेज ब्रेक लगाने की आवाज आई। गेट के बाहर गाड़ी इतनी तेजी से रुकी कि गार्डनर भी एक पल के लिए घबरा गई। दरवाजा खुला, गाड़ी में से हंसराज मारवा गुस्से से बाहर निकला। उसके पीछे पीछे पीयूष की गाड़ी थी। वो भी जल्दी जल्दी उतरता है और उनके पीछे पीछे जाने लगता है। हंसराज का चेहरा गुस्से से लाल था, आंखों में आग थी। वो बिना किसी को देखे सीधे ही अंदर गया। माँ! उसकी तेज आवाज पूरे घर में गूंज उठी। अंदर बैठी सभी लोग चौंक गए थे। वहीं दादी माँ ने सिर उठाया। वहीं आशा मारवा चिंता से दरवाजे की तरफ देखने लगी। वहीं अब स्वाति के कानों में भी ये बात पहुंच चुकी थी कि शायद अनिका ने अपना कदम उठा दिया है। वहीं देविका भी घबरा कर इस समय, हंसराज वो अभी तो नहीं आने वाले थे। जरूर आज अनिका ऑफिस गई है तो कुछ बड़ा ही किया होगा। उसके मन में घबराहट साफ झलक उठी थी। कुछ ही सेकंड में पूरा मरवा हाउस हॉल में इकट्ठा हो गया। तभी देविका भी अपने कमरे से बाहर आ चुकी थी। उसके चेहरे पर हैरानी थी, इतनी जल्दी आज ऑफिस इतनी जल्दी क्यों आ गए। उसके मन में बस यही क्वेश्चन चल रहा था, कुछ गलत ना हो। लेकिन जैसे ही उसने हंसराज का चेहरा देखा, उसे समझ आ गया कुछ बड़ा हुआ है। हंसराज सीधे ही अब अपनी माँ यानी कि दादी माँ के सामने आकर खड़े हो गए। माँ! उसकी आवाज में भारी थी, अब नरमी आ चुकी थी, लेकिन उसमें दर्द और गुस्सा दोनों का मिला जुला भाव था। आपकी बहू यानी कि रोहित की पत्नी अनिका, वो कंपनी को बर्बाद करने पर तुली हुई है। उसे बिजनेस के बारे में क्या पता। उसे तो बस प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट। उसे नहीं पता कि इन्वेस्ट करने के बाद प्रॉफिट हमारी किस्मत का होता है और लॉस भी हमारी किस्मत का होता है। कभी कंपनी प्रॉफिट में चलती है तो कभी लॉस में। अब कंपनी रोहित के जाने के बाद एक पल के लिए टूट गई और मैंने उसे इतनी मुश्किल से संभाला है। और हमारे इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं, अब वो आगे आ गए हैं। लेकिन अनिका ने बनी बनाई दाल को ही बिगाड़ दिया है। वो कंपनी बर्बाद करके छोड़ेगी माँ जी। मुझे मत कहना कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे बताए हुए काम को अच्छे से नहीं करा। पूरा ये होल एकदम से शांत हो गया था। दादी माँ की आंखें सिकुड़ गई। क्या मतलब? हंसराज, क्या कह रहे हो तुम? उस दादी माँ ने गहरी सांस ली। आज बेडरूम में उसने मुझे और पीयूष को झूठे इल्जाम में फंसा दिया है और हमें कंपनी से बाहर निकाल दिया है। यहाँ तक कि सभी एम्प्लॉय को कहा है कि कोई भी हमारी बात का कोई भी आंसर ना दे, यहाँ तक कि हमें इग्नोर करे। हम किस समय आते हैं, किस समय जाते हैं और हमारा ना के बराबर दर्जा कर दिया है। पीयूष तुरंत आगे आया। हाँ दादी माँ, हमने कुछ नहीं किया। ये सब अनिका का ही प्लान था। वो जानबूझकर हमें अपने ही ऑफिस से बाहर निकालना चाहती है ताकि सब कुछ उसी का रहे। उसे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि वह तो पेशे से एक डॉक्टर है। डॉक्टर का भला ऑफिस में क्या काम, और वो हमें हटाकर खुद कंट्रोल करना चाहती है। देविका की आंखों में चमक आ गई। यह मौका था। वो धीरे से आगे आई। माँ जी, मैं पहले ही कह रही थी अनिका पर इतना भरोसा भी करना ठीक नहीं है, लेकिन मेरी सुने कब ना आप। देखिए, आज वो अपने परिवार के ही खिलाफ खड़ी हो गई है। वहीं आशा मारवा ने तुरंत बीच में कहा, देविका, बिना सच जाने कुछ मत बोला करो तुम। लेकिन हंसराज ने बात पकड़ ली। माँ, मैं आपका बेटा हूँ, आपका खून हूँ। इस परिवार पर मेरा उतना ही हक है जितना रोहित का था, क्योंकि मैं रोहित का पिताजी हूँ। क्या आप मुझ पर भरोसा नहीं करोगी? क्या आप अपने खून पर भरोसा नहीं करोगी? उसने इमोशनल टोन में रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैंने हमेशा इस घर के लिए अच्छा चाहा, अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन हर बार मुझे धुतकार दिया गया और मैं आता भी नहीं। वो तो आपने इतनी मिन्नत करके मुझे बुलाया था, यहाँ तक कि खुद अनिका ने मुझे फ़ोन कर कर बुलाया था। शायद इसलिए मैं आया था, इस कंपनी के लिए, यहाँ पर काम करने के लिए। और आज मुझे उसका क्या सिला मिला? मुझे ही गुनहगार बना दिया गया। दादी माँ के चेहरे पर सख्त हो गया। वो कुछ सोच रही थी। एक तरफ बेटा तो दूसरी तरफ पोते की बहू। स्वाति एक कोने में खड़ी सब देख रही थी। उसकी नजरें हंसराज और देविका पर टिकी थी। ये लोग अब इमोशनल गेम खेल रहे हैं।
उसे साफ साफ समझ आ रहा था। यहाँ तक कि आशा को भी सारी चीजें पता थी। दादी माँ भी अब पीछे नहीं थी, लेकिन फिलहाल वो नहीं करना चाहती थी जो शायद अनिका चाहती थी। अभी उसे अपने पेशेंस से काम करना था, क्योंकि मारवा हाउस और मारवा कंपनी के बारे में कितना बुरा उसका बेटा सोच सकता है, उससे ज्यादा उससे बेहतर कोई नहीं समझता। तभी तो खुद उसके पिता ने उसे इस कंपनी से बेदखल कर दिया था। तभी दरवाजे की तरफ से आवाज आई, टक टक की। सभी की नजरें साथ मुड़ी। दरवाजा धीरे से खुला। अंदर अनिका आई। पूरा हॉल एकदम से शांत हो गया था। जहाँ हंसराज बड़ी लंबे लंबे भाषण दे रहा था परिवार के लिए, अब वो भी पूरी तरह से शांत हो गया था। पीयूष तो पूरी तरह से भीगी बिल्ली बन चुका था। उसे पता था अगर ज्यादा उसने 3-2-5 करने की कोशिश की तो शायद अ, रोहित के बाद अनिका को वो पावर दी गई है जो रोहित के पास थी। शायद उन्हें घर से निकाल कर बाहर दिया फेंक दिया जाए। वहाँ पूरा हॉल एकदम से शांत हो चुका था। हंसराज की आंखें में गुस्सा और बढ़ रहा था। लो, आ गई। देविका के होठों पर हल्की मुस्कान आई। अब देखती हूँ कैसे पचती है। लेकिन अनिका का चेहरा बिल्कुल शांत था, ना गुस्सा ना डर, सिर्फ कॉन्फिडेंस। वो धीरे आगे आई और सीधा दादी माँ के सामने आकर खड़ी हुई। दादी माँ, उसने शांत आवाज में कहा, क्या आप सभी ने खाना खा लिया? क्योंकि मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अनिका की बात सुनकर दादी माँ अनिका की तरफ देखने लगी, क्योंकि अनिका भी जो ऑफिस में हुआ था उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी। ये देखकर तो प्रीति भी हैरान थी, क्योंकि यहाँ पर तो बात ही कुछ और चल रही है, लेकिन अनिका ने बीच में आकर खाने का नाम लिया, जिस कारण से अब सभी सर्वेंट अपने खाने की टेबल पर खाना लगाना स्टार्ट कर देते हैं। अनिका आराम से बैठ जाती है। वहीं अनिका के तीनों बच्चे अनिका के पास आ जाते हैं। आशा मारवा की तरफ देखते हुए अनिका कहती है, माँ जी बैठो ना, आप भी खाना खाओ। दादी माँ को भी बैठा दिया जाता है। सभी आराम से खाना खाने लगे, लेकिन जो हंसराज, देविका और पीयूष वहीं पर खड़े थे, उनकी इतनी बड़ी बेइज्जती अनिका द्वारा की गई थी। बिना कहे, बिना उनकी तरफ देखे उन्हें ऐसा इग्नोर मारा कि वह व्यक्ति वहां पर है ही नहीं। पूरा हॉल उसकी तरफ देख रहा था। अब फैसला होने वाला था, सच या झूठ। इधर बात कोई भी बचने वाली नहीं थी। लेकिन देविका अब वहां पर पैर झटकते हुए अपने रूम की तरफ चली जाती है। वहीं पीछे पीछे हंसराज भी चला जाता है। वहीं पीयूष भी अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। बाकी सभी अपना खाना खाने में व्यस्त हो जाते हैं। अनिका के फेस पर एक मिस्ट्रियस सी स्माइल थी, जो दादी माँ को देखकर आ रही थी। वहीं दादी माँ ने भी अब नीचे ही नीचे थम्स अप का इशारा कर दिया था, क्योंकि उसे अनिका से यही तो चाहिए था। वह हंसराज को कंपनी से नहीं निकाल सकती थी, उसे अनिका का साथ चाहिए था, क्योंकि उसने अपने दिमाग पर जब शांति से बैठकर सोचा, वह अपने रोहित के नाम को ऐसे मिट्टी में मिलते हुए नहीं देख सकती थी। जो रोहित ने इतना बड़ा ऊंचा नाम कमाया है, वह आने वाले फ्यूचर में उसके तीनों बच्चों की जिम्मेदारी होने वाली थी। इसलिए दादी माँ बच्चों जब तक बड़े होते हैं तब तक सारी चीजों को मिट्टी के भाव बिकने नहीं दे सकती थी। इसलिए सेफ जगह और सेफ हाथों में अब दादी माँ ने भी दे दिया था, क्योंकि ये सब दादी माँ का ही प्लान था। हंसराज को बुलाना, क्योंकि अनिका को पहली बार जब दादी माँ ने कहा था, तुम्हें बेटा रोहित की कमी को पूरा करना है, परिवार के साथ साथ रोहित के बिजनेस को भी ऊंचाइयों पर लेकर जाना है, क्योंकि आने वाले भविष्य में तुम्हारे बच्चों का सपना होने वाला है जो रोहित ने देखा था। लेकिन अनिका ने साफ शब्दों में मना किया था। वह बिजनेस के बारे में ए से लेकर बी तक नहीं जानती, तो वह इतने बड़े बिजनेस को नहीं संभाल पाएगी। इसलिए वह सारी जिम्मेदारी किसी और को दे दे। लेकिन दादी माँ ने मन ही मन सारी प्लान बना लिया था, और फिर हंसराज को फोन करना, उन्हें बुलाना, कंपनी को सौंपना, यहाँ तक कि जितना घोटाला हुआ है वो आधे से ज्यादा दादी माँ और साथ में चिराग मेहता द्वारा किया गया था, ताकि अनिका को सारी चीजें वैसे ही दिखाई जाएं जो अनिका देखना चाहती थी, जिस कारण से अनिका रोहित की जिम्मेदारियों को संभाले। और कुछ ऐसा ही हुआ। जहां अनिका दादी माँ को देखकर हंस रही थी, लेकिन दादी माँ के फेस पर जो स्माइल थी शायद अनिका तक नहीं पहुंच रही थी। ये सब देखकर आशा मारवा तो अपनी ही उलझनों में थी। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि आगे उसका पति अभी उसके साथ क्या हुआ है। और देविका, अब वो जरूर बड़ा करने वाले हैं, क्योंकि अब जंगली बिल्ली को छेड़ दिया है।
अब वह भूखी शेरनी की तरह वार करने से पीछे नहीं हटेगी। वहीं दूसरी तरफ कबीले के अंदर जो काम चल रहा था, रोहित ने पूरी तरह से प्लान बना लिए थे और प्लान के तहत उन्होंने वहां पर हमला नहीं किया, बल्कि जो वो कर रहे थे उन्हें करने दिया, क्योंकि अभी समय नहीं था, क्योंकि अभी अनिका से भी रोहित की बात नहीं हुई थी। रोहित काफी बेचैन था। कुछ दिनों से उसे अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे, जहां वह कबीले वालों का साथ देना चाहता था, लेकिन पूरी तरह से वही अशांत हो गया था, क्योंकि बार बार आर्यन, एलेक्जेंडर और रिया का चेहरा भी उसके सामने आ रहा था, मानो वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, खतरे में है। रोहित यहाँ से वहां पर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि उसे सख्त हिदायत अनिका द्वारा दी गई थी कि तब तक मैं खुद यहाँ पर नहीं आती, तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। और दूसरी तरफ स्वाति मल्होत्रा भी अब समझ चुकी थी अब उसे क्या करना है, इसलिए वह अब जल्दी से अंडरग्राउंड बेसमेंट के अंदर जाती है और अपनी अनविजुअल गाड़ी को लेती है और वहां से कहीं के लिए निकल जाती है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू। और नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ हो सकता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं प्लीज़।